मेडिकल कॉलेज में आज जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है और हमारे मंच को गौरवान्वित करने के लिए यमन से डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब पधारे भी हैं। एक ऐसे निर्णय स्कॉलर, एकेडमिक डीन और अभी आप जिनको सुन रहे थे डॉक्टर प्रमोद शहनाज जी, वर्षों तक अंग्रेजी के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में जिन्होंने शैक्षिक उत्कर्ष शोध के क्षेत्र में जिन्होंने डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिनके माध्यम से आज आप इस सेमिनार को सुन रहे हैं और हमारे मध्य में समाज नेत्री बहन विनोद जैन जी, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, जिन्होंने कई तरह के कीर्तिमान समाज सेवा के क्षेत्र में अर्पित किए हैं, डॉक्टर जनार्दन त्रिपाठी जी जो यहाँ पर हाल में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, मनोविज्ञानवेत्ता है और कई तरह की क्रांतियां उन्होंने इस जनपद में की। मैं सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के सारे छात्रों को बधाई देना चाहूंगा कि आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं वो आरोग्य का। मेरा विषय तो साहित्य का है और जब कभी मैं विचार करता हूं कि क्या साहित्य का आरोग्य विज्ञान से, मेडिकल साइंस से कोई संबंध है, तब मुझे थोड़ा सा निराशा होती है। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक हैं, उनकी बात सर्वमान्य मानी जाती है, लेकिन मुझे आश्चर्य है उन्होंने काव्य को, साहित्य को संवेदना से तो जोड़ दिया, लेकिन आरोग्य शास्त्र से अलग कर दिया, मेडिकल साइंस को अलग कर दिया। उन्होंने कहा यह विज्ञान का विषय है, साहित्य का विषय नहीं है। जबकि जो प्राचीन साहित्य की मैंने खोज की, राहुल साकृत्यायन जी ने कहा था कि चित्रकूट के आसपास तमाम हाथ के लिखे हुए ग्रंथ मंदिरों में पड़े हैं, अगर इनको खोज लिया जाए तो इतिहास बदल जाएगा। राहुल साकृत्यायन जी तिब्बत की तरफ चले गए। राष्ट्रीय रामायण मेला जब शुरू हुआ तो मुझे उसके संचालन कार्य से जोड़ा गया संस्थापना काल से, और 50 वर्षों से लगातार मैंने काम किया। तमाम दुर्लभ साहित्य यहाँ पहुंचा, जिनके पढ़ने से यह पता चला कि साहित्य का संबंध आरोग्य से नहीं है। वैद्यक शास्त्र में लिखे गए तमाम ग्रंथ मिलते हैं, तमाम पाठ्यपुस्तकें मिलती हैं, जिनमें रोगों के निदान दिए गए हैं। और एक और मुश्किल की बात और एक बड़ी उपलब्धि की बात, पहले तो इन ग्रंथों की चर्चा बाधा में नहीं होती थी, प्रेस और मीडिया में चुप्पी साधे बैठा था। लेकिन एक बार URI के चीफ रिपोर्टर इंदिरा गांधी के साथ इलाहाबाद आए थे, वो यहाँ बाधा भी है, हमसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने एक किताब में खोली थी सूर मंजरी, भाई सूरदास कवि सूरदास की एक नई किताब जिसमें 797 पद और थे, यही चित्रकूट से बने। उस पर जो समाचार दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने कहा कि भाई कठिन है हमारे लिए तो भेजना समाज, तो हमने कहा मत भेजिए। बीडी गुप्ता साहब थे, रानी दुर्गावती के लिए बड़ा संघर्ष किया, हमारे मित्र थे, पर उन्होंने कहा कि ये कठिन काम है। हमने कहा कठिन काम है तो आप इसको मत भेजिए। लेकिन URI के चीफ रिपोर्टर प्रकाश ने उस रिपोर्ट को भेजा और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही छपकर फ्रंट पेज पर पहले पेज
इंट्रो शुरू से जहां से खबर शुरू होती उसमें था सूर मंदिरी अर्थ बाई लेक्चरर ऑफ डिग्री कॉलेज जैन डिग्री कॉलेज डॉक्टर सी.पी. दीक्षित having 797 पदार्थ of सूरदास eminent poet of भक्ति कल्ट। और ये समाचार शाम को BBC लंदन में प्रसारित किया कि बाधा से एक ऐसा ग्रंथ खोज लिया गया। समाचार में लोगों ने सुना, विश्व भर के समाचार पत्रों ने फिर इसको छापा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बाधा की धरती, व्यास की धरती, वाल्मीकि, पद्माकर, तुलसी की धरती, बड़ी बड़ी क्रांतियों की धरती है। और कवि की सत्ता इतनी बड़ी है, मनुष्य की सृष्टि सर्वोत्तम है, मनुष्य से ऊपर कोई सृष्टि नहीं है। नई मानवशास्त्र तरह किंचित महाभारत काल में व्यास ने कहा, व्यास भी हमारी धरती के थे, बुंदेलखंड के थे, पता चला। उन्होंने कहा मनुष्य से बड़ी और कोई कृति नहीं है, और मनुष्य की सबसे बड़ी कृति साहित्य है, साहित्य से और बड़ी कोई कृति नहीं है। कला और सौंदर्य, मानव की संवेदनाएं, करुणा और हमारे भारत की संस्कृति के मूल्य सब कुछ साहित्य में है। तो साहित्य मानव के लिए और मनुष्य साहित्य के लिए, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। मेडिकल साइंस का भी संबंध हमारे साहित्य से था। एक महाकवि चंद की खोज हमने किया, आप सुन करके आश्चर्य करेंगे। वो चंद बरदाई, जिसको समझा जाता था कि पृथ्वीराज के काल के चारण कवि हैं, वो चारण नहीं थे, राजा थे, हिमाचल प्रदेश के राजा थे। 52 छोटे छोटे राज्य और उनके अधीन थे चंद कवि के। आज आप पहली बार सुन रहे हैं बाधा मेडिकल कॉलेज में। और इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने क्रांतियां की, बड़ी बड़ी राजा थे, बिहार और बंगाल को जीता। उन्होंने दिल्ली में लौह स्तंभ स्थापित कराया, वो चंद कवि का। और इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा साहित्य के लिए कि यह योग, प्रयोग, निरोग, कला, भाववाणी करें। कहा, पहली बार कहा कि साहित्य निरोग करने का साधन। देखिए, मैं भी तालीम में पढ़ गया। आचार्य शुक्ल जी के अलग, उस विचार से अलग, यह रोग, प्रयोग, अजोग, कला, भावोपार करें। एक महाकाव्य की फलश्रुति में लिखा कि काव्य वो है जो मनुष्य को निरोग करे, जो मनुष्य को आरोग्य बना दे। और एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, अभी पब्लिश नहीं हुआ, इस समय मैं संपादन कर रहा हूं, शिव सिद्ध सारंगी, जिसमें लिखा कि मनुष्य अन्न आहार को छोड़कर जब तक चाहे जी सकता है। एक विश्व के लिए चुनौती, आरोग्य विज्ञान के लिए चुनौती। उन्होंने कहा, अन्न असन विष रस तजदीनो, अन्न आहार को इस तरह छोड़ दिया जैसे विष रखा। और उसकी विधि बताई, तंदुल एक तंदूरी लीजिए, एक मुट्ठी भर चावल लीजिए, ये गुप्त है। रामचरितमानस में कहा गया था, ताते लाल नचुदाम पितासा। राम के गुरुओं ने वो विद्या बता दी कि जिससे उनको भूख न लगे, प्यास न लगे, ताते लगे नचुदा पिपासा। और शिव की पत्नी पार्वती अपर्णा कहलाई, जिन्होंने पत्ते खाना छोड़ दिया। तो ये कौन सा विज्ञान था जो साहित्य में जिसके बीज हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उस किताब में लिखा हुआ था, तंदुल एक तंदूरी लीजिए, एक मुट्ठी भर चावल लीजिए, तपत नीर पान संयुक्त कीजिए, खौलते पानी उसको खौलाइए। तंदुल नीर प्रमाण, चावल और पानी एक तरह का हो जाए, बराबर हो जाए। कछु दिन एक मास सुन धीरा, कुछ दिन तक एक समय इसका भोजन करिए। गोघृत ताई अल्प रसदारी। साहित्य देखिए, साहित्य में योग विज्ञान, साहित्य में स्वास्थ्य विज्ञान। गोघृत, उसमें गाय का घी मिलाइए,
मत शहद मिलाइए, अल्प पर एक को छुप कम करिए, बराबर होगा तो विष हो गया, बराबर होगा तो जहर। घी और शहद मिलाने से जहर है। गोघृत अल्प, एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है, एक को अल्प रखिए, गोघृत अल्प। और इस तरह का भोजन करिए, कष्ट मास एक धीरा, एक समय खाना खाइए, फिर अन्न को छोड़ दीजिए, जल को छोड़ दीजिए, और जब तक जिया चाहे जोगी। अब ये चुनौती है मेडिकल साइंस के लिए। संत कह रहा है चंद कि जब तक चाहे मनुष्य जी सकता है, और जब चाहे तो अपनी इच्छा से प्राणों को छोड़ सकता है, प्राणों का विसर्जन कर सकता है। मेरे कहने का सही है, संकेत मात्र है। आज पहली बार मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों के सामने मेडिकल कॉलेज की इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे की सानिध्य योग से जुड़ा हुआ था, आरोग्य से जुड़ा हुआ था, स्वास्थ्य विज्ञान से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो भावनाओं के घर में चला गया। मात्र संवेदनाओं के व्यक्त के लिए साहित्य को मानते हैं, तो इस साहित्य की परिधि हमेशा टूटी। कभी हम कल्पना के लोग में साहित्य को देखते थे, आज वो श्रमिकों की ओर चला गया, आज वो मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए। तो साहित्य में भी संवेदनाएं हो गई। हमारी धरती का कोई गोस्वामी से एक कविता में 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समय की सीमाओं का ध्यान रखना। एक मछली ने बचाया डूबते इतिहास को। हमारा सारा इतिहास डूबा जा रहा। प्रलय काल में एक मछली ने एक जहाज को, मन की नाव को टक्कर देते हुए पर्वत की तरफ ले गई और बचा लिया। एक आदमी अगर प्रयास करे तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरा संकेत ये भी, हर व्यक्ति अगर प्रयास करता है। अगर ब्रजेश गुप्ता ने एक बात ठानी, जैसा डॉक्टर प्रमोद शहरा साहब के शिष्य रहे वो, उसमें एक लगन देखी। उन्होंने बताया कि तब मैंने परमिशन दिया उनको रिसर्च करने के लिए। मैं ब्रजेश के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सारे मेडिकल के विद्यार्थियों, सारे समाज सेवियों, विद्वानों, पत्रिकाओं कि अगर एक आदमी प्रयत्न करे तो बड़ा काम कर सकता है। मैंने हिम्मत किया तो चित्रकूट से 3000 रक्त खोले, विश्व में एक मानक बना। राहुल साहब तिब्बत चले गए, वो नहीं काम कर सके। उन्होंने कहा अगर यहाँ का साहित्य खोज लिया जाएगा तो कल्चर बदल जाएगी, इतिहास बदल जाएगा, संस्कृति बदल जाएगी, इतने नए संदर्भ मिल जाएंगे साहित्य के द्वारा। आज जो बात मैंने बात उठाई, कविता पूरी कर रहा हूँ। एक मछली ने, अभी पिछले दिनों मैंने लिखी थी तुलसी जयंती पर। हमारी धरती का कवि तुलसी, जिसने राष्ट्र भाषा को प्रेम की भाषा, सौंदर्य की भाषा, मर्यादा अनुशासन की भाषा, मूल्यों की भाषा बना दिया और सारे विश्व में पहुंचा दिया। राजनेता जिसको राष्ट्र भाषा नहीं घोषित कर सके, गोस्वामी तुलसीदास ने उसको विश्व भाषा बना, उसको दुनिया भर की भाषा बना। आज दुनिया भर में हिंदी का परचम लहरा। अभी राजनेताओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि राजभाषा को राष्ट्र भाषा को घोषित करें, पर गोस्वामी तुलसीदास ने उसको विश्व भाषा। एक मछली ने बचाया डूबते इतिहास को, एक पंखी चीर देता पंख से आकाश को। एक कवि ने, हमारी धरती के कवि तुलसी, एक कवि ने नाम डाला विश्व और विराट को। एक कवि ने नाम डाला विश्व और विराट को, और कोटि युग युग नाम पाएंगे न तुलसीदास को। कोटि युग नाम पाएंगे न तुलसी
इतिहास को, एक कवि को, एक साहित्यकार को, एक क्रांतिकारी को युगों तक, शताब्दियों तक लोग पढ़ते रहेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। डॉक्टर मेवा का भी, ब्रजेश कुमार गुप्त का भी ये एकल प्रयत्न नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करना, संगोष्ठियां करना, विद्वानों का सम्मान करना, पुस्तकों का प्रकाशन करना, कविता के विकास की यात्रा तय करना, और आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य विज्ञान पर, जिस पर डॉक्टर प्रमोद सहराज ने, डॉक्टर मुकेश जी ने बड़ी सुंदर टिप्पणियां की, अभी और विद्वान सुनेंगे। आज मैं जिसके बारे में कह रहा हूं कि साहित्य का घनिष्ठ संबंध आरोग्य से रहा है, सुंदरम से रहा है, ये सूर्य की तरह कल्याणकारी रहा है, जन भावनाओं को संवेदित करने के लिए रहा। ये धरती प्यास और तुलसी को पाकर धन्य हुई। ये धरती तमाम रत्न गर्भा समेटे हुए अपने भीतर और निकलेंगे, और कई रत्न निकलेंगे। हजारों महाकवियों को मैंने खोजा, हजारों ग्रंथ पढ़ने को मौके मिला जिनका पता था नहीं है। जैसे मंडन मिश्र का नाम आपने सुना होगा, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया, उनको कहते दर्शन के विद्वान थे, उनका व्याकरण का निकाल देख खोज लिया, उनका व्याकरण का शाश्वत मंडलम करके खोज पता चल गया। दुनिया भर में आज उसकी चर्चा हो रही है, विदेश के लोग संपर्क कर रहे हैं। मेरे कहने का सही है, एक कवि पंडरा का फकीर बख्श अध्यापक थे, जब हम लोग गए तो वहां रो रहे थे। जिससे हम चर्चा करते हैं फकीर बख्श की, वो 5 मिनट में रोने लगता। मैंने कहा संसार में ऐसा कोई नहीं, जिस कवि की याद करो और किसी से बात करो पंडरा गाँव में, तो लोग रोने लगते। क्या उसकी एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, उससे लिखा जाति जाति में हो तो है भांति भांति के लोग, और गुणी सनेही और गर्भ बिल तिल से जो रव जो, कहा उनसे मित्रता करो जो गर्भ रहित है, स्वाभिमान तो है लेकिन वो गर्भ से रहित है, स्नेही है, सरल है। और उन्होंने बुंदेलखंड के एक महिला का चित्रण किया। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पानी भरने के लिए झुकी हुई है, वहां खींचने के लिए नहीं है, झुक कर खींच रही है, पानी दिखाई पड़ रहा है, गागर खींच रही है, गागर नहीं है चट बने रही झूठी और उस कुएं की तरफ देख रही है, और देख रही है जब तो पानी स्थिर है, पानी स्थिर है, और स्थिर पानी में उसका फोटो दिखाई पड़ रहा। उसने बहुत दिनों से शीशा नहीं देखा, श्रृंगार नहीं किया, गांव की महिला है, तो कहती मेरा रूप इसमें दिखाई पड़ रहा, क्योंकि जल स्थिर है। कभी क्या कहना चाहता, 17 साल की उम्र में फकीर बख्श ने लिखा, कहा कि दर्पण में अगर चित्त स्थिर है तो दिखाई पड़ेगा। आपका जीवन तब समझ में आएगा जब आपका मन अटल हो, आपका मन स्थिर हो, आप में लगनशीलता हो, और पानी खींचा जाएगा ऊपर तो जल फट जाएगा। इसलिए वो गागर को थोड़ी देर रोके हुए। कैसा अद्भुत चित्र है। एक साहित्यकार ने कविता के द्वारा क्या कह दिया, जीवन की कितनी बड़ी व्याख्या है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, इस साहित्य मानव की सर्वोत्तम कृति है, और उसका संबंध आरोग्य से भी रहा है। साहित्यकार और आलोचकों ने इस बात को नहीं स्वीकार किया कि काव्य शास्त्र में हम आयुर्वेद को जोड़े, इसकी हिमायत नहीं की गई, ये गलत किया गया। मैं मेडिकल कॉलेज से इस बात को उठा रहा हूं कि मेडिकल के विज्ञान के छात्र शोधार्थी निकलेंगे और मनुष्य को सर्वोत्तम उपहार देंगे इसी मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद।